आपकी बुक में ना एक चैप्टर है जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सुनना मेरे, मैं क्या कह रहा हूं। आपकी बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। एक तो ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसका नाम है जर्नल का चैप्टर, ठीक है। तो जैसे मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, जो ये मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने हूं जर्नल का चैप्टर जब कंप्लीट होगा आपका, तो जर्नल के साथ साथ में आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं जैसे आप लोगों का जर्नल का चैप्टर खत्म होगा, साथ में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये हो गए 2 चैप्टर जो कंप्लीट होंगे। तीसरा जब जर्नल कंप्लीट होगा तो जर्नल के साथ 1-2 क्लास के अंदर ये लेजर कंप्लीट हो जाएगा और साथ में ट्रायल बेस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम्हारे 4 चैप्टर कंप्लीट होंगे। इस एक चैप्टर को करके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए सीधे ही, ठीक है। जितनी जल्दी हमने जर्नल कंप्लीट कर ली, समझ लो तुम्हारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, ये जो चैप्टर है जर्नल, ठीक है, जर्नल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ध्यान। ये अब तुम जब तक जिंदा रहोगे, ध्यान, जब तक तुम हो धरती पे, क्योंकि कॉमर्स लिए तुमने, ठीक है, और जब तक अकाउंट्स की बातें करोगे तब तक ये आएगा, ठीक है। यानी मेरा कहने का क्या है, देखो 2 चैप्टर, एक जर्नल और एक होता है लेजर। इसके बाद लेजर पढ़ेंगे। जर्नल और लेजर ये हमेशा आगे तुम चाहे 12th में पढ़ो, फिर 12th के बाद फर्स्ट ईयर में पढ़ो, सेकंड ईयर में पढ़ो, फाइनल में पढ़ो, हमेशा जर्नल लेजर काम आएंगे, हमेशा, ठीक है। सीए करोगे वहां पर भी काम आएंगे। तो जिसकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग होती है, जिसको लेजर बनाना आता है, उसको सब कुछ आता है, अकाउंट्स में सब कुछ आता है, ऐसा मान के चल सकते हो, ठीक है। यानी जितने भी चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग नाम से चैप्टर आएंगे, हर जगह हर चैप्टर में या तो जर्नल का काम आएगा, जर्नल यूज होगी, या लेजर यूज होगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, यहां से तुम्हारा रियल में अकाउंट्स स्टार्ट होता है, असली में अकाउंट्स यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। माइंड में डाल लेना। अभी तक हम जो कर रहे थे वहां से, वो तो सिर्फ बेसिक्स था, अकाउंट्स वास्तव में यहां से स्टार्ट होता है। तो मैंने अपने नोट्स में जो चैप्टर का नाम रखा है ना, ये रखा है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और फिर लिखा है जर्नल, ठीक है। तुम्हारी किताब में ये 2 चैप्टर अलग अलग है, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि हम एक साथ ही कंप्लीट कर देंगे। अब बेटा देखो, सबसे पहले तो बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, देखो जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं होते, कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, वो भी, अब जैसे आज तक तो तुमने कॉमर्स पढ़ी नहीं थी, ठीक है, या फिर एक आम आदमी जो होता है, एक आम आदमी, जैसे अब तुम्हारे मम्मी पापा अगर मान लो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, या अजीत भैया जैसे जो साइंस के स्टूडेंट है, ठीक है, या आर्ट्स वाले जो होते हैं, ठीक है, अब वो बेचारे क्या सोचते हैं, देखो, यानी एक आम नॉर्मल पर्सन, एक लेमैन क्या सोचता है, ठीक है, वो ये कहता है कि डेबिट, ठीक है, वो क्या कहता है, डेबिट मीन्स माइनस, ठीक है, और क्रेडिट का मतलब प्लस। इन जनरल क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, जो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, जिसने अकाउंट्स नहीं पढ़ी, तो और इंग्लिश लैंग्वेज में भी जब जाओगे ना तुम, जैसे तुम ज्यादातर बच्चा तक किससे रिलेट करता है, एक पर्सन किससे रिलेट करता है, अपने खाते से जो तुम्हारा अकाउंट है ना, अकाउंट खुला हुआ तुम्हारा, तो अकाउंट जब में देखोगे तो तुम बच्चा क्या करता है, डेबिट मीन्स खाते में से पैसा कम हो गया, और क्रेडिट मीन्स खाते में पैसा जमा हो गया। तो वो ऐसे सोच के ना, उससे रिलेट करके, क्रेडिट मीन्स प्लस और डेबिट मीन्स माइनस, ऐसा सोचता है, ठीक है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज जब पढ़ते हो तो वहां पर ये तुम्हारे को यही दिखेगा, डेबिट मीन्स प्लस माइनस और क्रेडिट मीन्स प्लस, ठीक है। लेकिन हमें इंग्लिश में डेबिट में क्या मतलब है, क्रेडिट में क्या मतलब, उससे वो नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। एक मैं कह रहा हूँ, एक पर्सन, एक आम पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन जो होता है, वो डेबिट का मतलब माइनस समझता है और क्रेडिट का मतलब प्लस समझता है, एक लेमैन, ठीक है। लेकिन जो कॉमर्स वाला पर्सन होता है, देखो ये जो अजीत सर जैसे हो गए, वो लोग क्या समझे, ये सोचते हैं डेबिट मीन्स माइनस और क्रेडिट मीन्स प्लस। लेकिन देखो जो अब हम कॉमर्स वाले हैं, अच्छा हमारे जैसे लोग क्या सोचेंगे, देखो कॉमर्स के स्टूडेंट जो होंगे, ठीक है, कॉमर्स वाले ये देखो, कॉमर्स वाले ऐसी बातें नहीं करते, वो कहते हैं, देखो कॉमर्स वाले कहते हैं डेबिट का मतलब माइनस भी होता है
और प्लस भी होता है। कॉमर्स वाले पता क्या कहते हैं, सर डेबिट का मतलब प्लस भी हो सकता है और डेबिट का मतलब माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और कॉमर्स वाला जो होता है पर्सन, वो कहता है क्रेडिट का मतलब भी क्या होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अंतर समझ में आ गया। देखो इन जनरल एक आम आदमी जो होता है वो यही सोच के चलता है, जिसने कॉमर्स नहीं पढ़ी, वो कहता है डेबिट मीन्स माइनस और क्रेडिट मीन्स प्लस, ठीक है, क्लियर क्या। और जो कॉमर्स का स्टूडेंट जो होगा ना, वो कहता है डेबिट मीन्स प्लस भी हो सकता है, डेबिट मीन्स माइनस भी हो सकता है, क्रेडिट मीन्स प्लस भी हो सकता है और क्रेडिट मीन्स माइनस भी हो सकता है, कॉमर्स का स्टूडेंट। अब देखो हमें इससे तो मतलब नहीं है, एक आम आदमी क्या सोचता है, हमें तो अकाउंट्स पढ़ने हैं, हम तो इसकी बातें करेंगे कि डेबिट का मतलब प्लस कब होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस कब होता है, डेबिट का मतलब माइनस कब होता है, क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। सुनना, ठीक है। अब जो मैं बात बता रहा हूँ वो देखो हम, मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हें ये नहीं बोलना कि डेबिट का मतलब माइनस होता है, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है। कॉमर्स वाले क्या बोलते हैं, सर डेबिट का मतलब प्लस भी हो सकता है और डेबिट का मतलब माइनस भी हो सकता है, ठीक है, और क्रेडिट का मतलब प्लस भी हो सकता है और क्रेडिट का मतलब माइनस भी हो सकता है। हम इसको मैं करो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो क्या होगा, डेबिट मीन्स इंक्रीज भी हो सकता है और क्रेडिट मीन्स, डेबिट मीन्स डिक्रीज भी हो सकता है, और क्रेडिट का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और क्रेडिट का मतलब डिक्रीज भी हो सकता है। भाई इंक्रीज का मतलब प्लस, डिक्रीज का मतलब माइनस, क्रेडिट, और मैं करूँ क्रेडिट का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और क्रेडिट का मतलब डिक्रीज भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अब सुनो जरा, फर्क इतना है, आप किसको बेस बना रहे हो, आप किसको लेके पढ़ रहे हो। भाई मैं कह रहा हूं मुझे डेबिट का मतलब जानना है, तो मैं कहूँगा डेबिट का मतलब ठीक है, डेबिट का मतलब जानना है, तो डेबिट, आप किसको बेस बना के डेबिट को पढ़ रहे हो। देखो जैसे सुनना, मैं कह रहा हूँ असेट को बेस बनाना है, असेट को, सुनना बेटा, असेट को बेस बनाना है। देखो मैं कह रहा हूँ कि मैं डेबिट का मतलब असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ। जैसे तुम कहो कि सर अगर असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट का मतलब बताओ, तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सुनना, मैं कहूँगा देखो अगर असेट डेबिट हो रही है, अगर मैं कह रहा हूँ डेबिट वर्ड, ठीक है, डेबिट, अच्छा सुनो मेरी बात, चलो पूरा लिख दो। अगर असेट के लिए डेबिट वर्ड यूज हो रहा है, असेट के लिए डेबिट वर्ड, मैं कह रहा हूँ असेट डेबिट हो गई, कोई बोलता ना, अब देखो आज के बाद जब तुम सुनोगे कभी भी कॉमर्स की लैंग्वेज है, मैंने बोला था अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, जब जिन्होंने पहला चैप्टर बोला था मैंने बोला था अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है, जो कॉमर्स वाले बोलते हैं, हर किसी को नहीं पता होता। अब आज देखो लैंग्वेज कैसे पता चलेगा, जहां पर भी तुम बोलोगे तुम्हें समझ में आएगा, किसी ने वर्ड यूज किया असेट डेबिट हो गई, असेट डेबिट हो गई, असेट के लिए डेबिट वर्ड यूज हुआ है, किसके लिए, तो इसका मतलब असेट इंक्रीज हो गई, ठीक है, इंक्रीज हो गई, असेट के इंक्रीज हो गई, यानी क्या हो गया, प्लस हो गई, ये मतलब ना माइंड में डाल लेना। अगर डेबिट शब्द असेट के लिए यूज हुआ है तो उसका मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना, ठीक है, माइंड में डालना। मैं क्या कह रहा हूं, देखो अगर किसी भी असेट के लिए बिल्डिंग डेबिट हो गई यानी बिल्डिंग बढ़ गई, मशीन डेबिट हो गई यानी मशीन बढ़ गई, फर्नीचर डेबिट हो गया यानी फर्नीचर बढ़ गया। मैं कह रहा हूं अगर डेबिट शब्द का यूज किसी असेट के लिए हुआ तो उसका मतलब इंक्रीज होता है, समझ में आ गया। अगर डेबिट शब्द का वर्ड यूज जो है किसी असेट के लिए हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज, समझ में आ गया। अब मैं कोई कुछ भी बोल, बिल्डिंग डेबिट हो गई, मशीन डेबिट हो गई, ठीक है, फर्नीचर डेबिट हो गया, इसका मतलब असेट बढ़ गई, क्लियर हो गया, असेट इंक्रीज हो गई। तो अब बताओ डेबिट का मतलब बढ़ना होता है, ठीक है, एक आम आदमी का जो विचार था उससे अलग हो गया, नहीं होगा। एक आम आदमी डेबिट का मतलब क्या सोचता है, माइनस, देखो डेबिट का मतलब प्लस भी होता है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो सुनना, अब मैं कह रहा हूं अगर सुना असेट क्रेडिट हो गई, अब देखो मैं कह रहा हूं असेट के लिए क्रेडिट वर्ड यूज हुआ है, असेट के लिए, अगर असेट के लिए, असेट क्या होता है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब असेट होती है, असेट के लिए क्रेडिट वर्ड यूज हुआ है। अब मैं कह रहा हूं असेट क्रेडिट हो गई, इसका मतलब असेट डिक्रीज हो गई, असेट डिक्रीज हो गई यानी क्या, कम, यानी अगर किसी असेट के लिए क्रेडिट वर्ड को स्टडी किया जा रहा है, मैं क्रेडिट सब हम असेट के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, कम होना, क्या होना, कम होना। बात सुनारी है, मैं समझाना कहता हूं। तो अब देखो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेबिट का मतलब माइनस ही होता है खाली, नहीं, मैं कह रहा हूं डेबिट का मतलब प्लस भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, और डेबिट का मतलब माइनस भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो डेबिट अकाउंट्स में अगर
किसी एसेट के लिए डेबिट वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मतलब बढ़ना, और किसी एसेट के लिए क्रेडिट वर्ड यूज हो रहा है तो घटना। समझ में आ रही है मैं कह रहा हूं? तो अकाउंट्स में डेबिट का मतलब बढ़ना भी हो सकता है और डेबिट का मतलब घटना भी हो सकता है। अभी बताता हूं कैसे घटना। और देखो क्रेडिट का मतलब बढ़ना भी हो सकता है और क्रेडिट का मतलब घटना भी होता है। तो देखो क्रेडिट का मतलब घटना होता है, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है, अब देखना जरा, सुनना और देखो जरा, सुनना। एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस की, एक्सपेंस क्या होता है? रेंट पे करना एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना एक्सपेंस है, सैलरी देना एक्सपेंस है, कमीशन दे पे करना एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पे करना एक्सपेंस है। मैं कह रहा हूँ मैं बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारी कीमत खर्च करनी पड़ती है, कॉस्ट खर्च करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ बिजनेस को चलाने के लिए हम डेली बेसिस पे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, मेरे केस में देख लो, मैं मान लो ये बिल्डिंग किराए पे, तो इसका रेंट पे करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करूंगा, ठीक है, उसके अलावा इंटरनेट के चार्जेस पे करता हूँ, एम्प्लॉय को सैलरी देता हूँ, ठीक है, टीचर को कमीशन देते हैं। तो ये जो कमीशन पे करना, सैलरी पे करना, रेंट पे करना, ये बिजनेस का क्या है? खर्चा। क्या है? एक्सपेंस। तो देखो जरा सुनना, एक्सपेंस। अब देखना बेटा, मैं कह रहा हूं एक्सपेंस के लिए डेबिट वर्ड यूज हुआ है। मैं कह रहा हूं एक्सपेंस डेबिट हो गया, इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक्सपेंस क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ गया। जब जब बिजनेस के एक्सपेंस बढ़ते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेबिट। मैं कह रहा हूं एक्सपेंस डेबिट हो गया यानी एक्सपेंस बढ़ गया। ठीक है, जैसे बोलूं सैलरी डेबिट हो गई यानी सैलरी बढ़ गई, रेंट डेबिट हो गया तो रेंट बढ़ गया। समझ में आ गया? और सुनो, अगर किसी एक्सपेंस के लिए क्रेडिट वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब डिक्रीज यानी घटना। समझ में आ गया? किसी एक्सपेंस के लिए क्रेडिट वर्ड यूज है इसका मतलब घटना। समझ में आ गया? एक्सपेंस घटने के एग्जांपल बहुत कम होते हैं। एक्सपेंस इन जनरल बढ़ते ही हैं, घटते नहीं है। ठीक है, बात समझ? एक्सपेंस घटता कैसे है वो आगे जाके मैं तुम्हें समझाऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज का भी बिजनेस करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं, और गुड्स को जो हम खरीद के लाते हैं, मान लो मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, उसको क्या बोलते हैं? परचेजेस। जब हम गुड्स को खरीद के लाते हैं क्या वर्ड यूज होता है? परचेज। तो मैं बोलूंगा परचेज के नाम का खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस डेबिट हो गया। और मान लो उसमें से कुछ डिफेक्टिव था, मैंने 10,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो बताओ पहले एक्सपेंस बढ़ाया था, अब वो गुड्स वापस कर दिया तो एक्सपेंस क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, एक्सपेंस कम होने के एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं। जैसे मान लो आग लग गई कोचिंग में, ठीक है, लॉस हो गया तो मेरा एक्सपेंस बढ़ गया, लॉस बढ़ गया। अच्छा, अब लॉस बढ़ गया, फिर उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्या कहते हैं इसका क्लेम दे दिया, मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, क्लेम मिल गया। अब बताओ इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे जब मेरे नुकसान की भरपाई कर दी तो क्या हो गया? लॉस कम हो गया। लॉस या एक्सपेंस कम होने के एग्जांपल बहुत कम होते हैं। ठीक है, बात सुनना, यहाँ तक क्लियर गया? अब मैंने क्या समझाया? देखो बेटा, मैंने ये समझाया कि जब भी असेट या एक्सपेंस इन दोनों के लिए डेबिट वर्ड यूज किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? इंक्रीज। और जब एसेट या एक्सपेंस के लिए क्रेडिट वर्ड यूज किया जाता है इनका मतलब क्या होता है? डिक्रीज। देखो दोनों के लिए सेम रूल है, सेम बात करें। एसेट के डेबिट का मतलब भी बढ़ना होता है और एक्सपेंस के डेबिट का मतलब भी बढ़ना होता है। एक्सपेंस के डेबिट का मतलब, एसेट के क्रेडिट का मतलब क्या होता है? घटना, और एक्सपेंस के क्रेडिट का मतलब भी घटना होता है। तो मैं कह रहा हूँ एसेट मैं कर दूंगा, डेबिट का मतलब बढ़ना भी हो सकता है और घटना भी हो सकता है। अभी डेबिट का घटना बताता हूँ आगे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ क्रेडिट का मतलब घटना भी हो सकता है और क्रेडिट का मतलब बढ़ना भी हो सकता है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, अब देखना, अब मैं बात कर रहा हूं कैपिटल की। कैपिटल मैंने बोला था बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन ओनर जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। मैंने बताया कैपिटल क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। बिजनेस के अंदर जो मालिक पैसा लगाता है, ओनर जो पैसा लगाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब देखो, अगर कैपिटल सब के लिए डेबिट वर्ड यूज हुआ है, मैं कह रहा हूं तुमने डेबिट वर्ड यूज किया है कैपिटल के लिए, तो इसका मतलब होता है डिक्रीज। कैपिटल डेबिट हो गई यानी घट गई। मैं बोलूंगा कैपिटल डेबिट हो गई यानी क्या हो गई? कम हो गई। तो देखो, अब डेबिट का मतलब घटना भी होता है,
अभी मैंने तुम्हें डेबिट का मतलब क्या पढ़ाया था, डेबिट का मतलब इंक्रीज देखा बताया था। अब मैं डेबिट का मतलब क्या बता रहा हूँ, इंक्रीज डिक्रीज बता रहा हूँ। तो यानी डेबिट का मतलब बढ़ना भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, और डेबिट का मतलब डिक्रीज भी हो सकता है। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं किसको बेस बना, किसको पॉइंट आउट करके बात कर रहा हूँ, मैं कैपिटल को बेस बना के बात कर रहा हूँ, तो डेबिट का मतलब घटना, और अगर मैं एसेट को बेस बना तो डेबिट का मतलब बढ़ना। तो डेबिट में इंक्रीज भी हो सकता है, डेबिट में डिक्रीज भी हो सकता है। फर्क इतना है, जो डेबिट मैं कह रहा हूँ डेबिट वर्ड को तुम स्टडी करो तो किसको बेस बना के स्टडी करो, एसेट को बेस बना के स्टडी करो तो एसेट की डेबिट का मतलब बढ़ना, और कैपिटल की डेबिट का मतलब घटना। तो मैं कह रहा हूँ डेबिट में बढ़ना भी हो सकता है और डेबिट में घटना भी हो सकता है। क्लियर क्या? अच्छा अब देखो, कैपिटल क्रेडिट हो गई, कैपिटल क्रेडिट हो गई, इसका मतलब इंक्रीज हो गई, कैपिटल बढ़ गई, इसका मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, अगर कैपिटल के लिए हमने क्रेडिट वर्ड यूज किया है, कैपिटल के लिए क्रेडिट वर्ड यूज किया है, तो कैपिटल के क्रेडिट का मतलब कैपिटल का बढ़ जाना। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो एसेट के क्रेडिट का मतलब क्या होता है, एसेट के क्रेडिट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, और इधर देखो कैपिटल के क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। तो क्रेडिट का मतलब बढ़ना घटना होता है, बात मारिए। ठीक है, इसी तरह देखो मैं कह रहा हूं, सुनना, अगर लाइबिलिटी के पॉइंट से, लाइबिलिटी पता है, बिजनेस के ऊपर जो कर्जे है, बिजनेस के ऊपर जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, पैसों की जिम्मेदारी है, बैंक से लोन ले रखा है, मुझे चुकाना है, लाइबिलिटी है। ठीक है, मैंने किसी से उधार माल खरीदा है, उसको चुकाना है पैसा, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, 4 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइबिलिटी है। ठीक है, बिजनेस के ऊपर जो कर्जे होते हैं, जो लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब देखो अगर लाइबिलिटी के लिए डेबिट वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब होता है डिक्रीज। या डिक्रीज का मतलब क्या, घटना। और लायबिलिटी के लिए अगर क्रेडिट वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज। बात मारिए, देखो सेम है, कैपिटल लायबिलिटीज, देखो कैपिटल के डेबिट का मतलब भी घटना और लायबिलिटी के डेबिट का मतलब भी घटना, कैपिटल के क्रेडिट का मतलब बढ़ना और लायबिलिटी के क्रेडिट का मतलब भी बढ़ना। बात मारिए क्या? और आगे देखो रेवेन्यू, ठीक है, देखो रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू बोल दो या मैं यूं बोल दो इनकम। ठीक सुना, मैं कर रहा था, मैंने पढ़ाया था, देखो सर्विस देकर, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाकर जो मुझे फीस रिसीव होती है ना, वो मेरा रेवेन्यू होता है। ठीक है, मेरा रेवेन्यू होता है। अच्छा, अगर मैं दुकानदार हूँ, मेरी दुकान है, तो मेरी दुकान में सामान रखा होता है बेचने के लिए, तो गुड्स, उसे बोलते हैं गुड्स। गुड्स को बेच कर, स्टॉक को बेच कर जो पैसा आता है वो मेरा रेवेन्यू होता है, या फिर मेरे को कोई इनकम हो रही है। अच्छा, अगर रेवेन्यू या इनकम के लिए, सुना, रेवेन्यू या इनकम के लिए डेबिट वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब भी वही होता है, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, घटना। और अगर इसके लिए क्रेडिट वर्ड यूज हुआ है, क्रेडिट वर्ड यूज हुआ है तो क्या होगा, इंक्रीज प्लस। कोई डाउट है तो बताओ। देखो कहने मतलब है, इन ये तीनों सेम रूल पे चल रहे हैं। देखो सेम, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, अगर ये डेबिट होते तो इनका मतलब क्या होता है, घटना, और अगर क्रेडिट होते तो बढ़ना। और एसेट और एक्सपेंस के लिए देखो सेम रूल है, एसेट और एक्सपेंस अगर डेबिट होते तो क्या होता है, इंक्रीज होना, और एसेट और एक्सपेंस अगर क्रेडिट हो रहे यानी डिक्रीज होना। ठीक है, तो अकाउंट्स में डेबिट का मतलब बढ़ना भी हो सकता है और क्रेडिट का मतलब घटना भी हो सकता है। ये मैंने प्रूफ कर दिया, समझा दिया। कोई डाउट है क्या? यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। तो अब देखो जो रूल्स है ना, रूल्स आगे जाके हम रूल पढ़ेंगे कि कब किसे डेबिट करेंगे, कब किसे क्रेडिट करेंगे, आगे जाके पता चलेगा। कुछ चीजें डेबिट की जाती है, कुछ चीजें क्रेडिट की जाती है। तो वो जो रूल बने ना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये रूल जो है, ये जो रूल है वो इसी से बनाए गए हैं, इन्हीं चीजों से। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या समझाया बेटा, देखो कि एक नॉर्मल पर्सन, एक आम आदमी ये सोचता है डेबिट मीन्स माइनस और क्रेडिट मीन्स प्लस, क्योंकि खाते में यही होता है, जब पैसा निकालते तो डेबिट हो जाता है और पैसा डालते तो क्रेडिट हो जाता है, तो वो उसको बेस बना के सोचता है। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं सोचना। अकाउंट्स में डेबिट का मतलब बढ़ना भी हो सकता है और डेबिट का मतलब घटना भी हो सकता है। क्रेडिट का मतलब देखो घटना भी हो सकता है और क्रेडिट का मतलब बढ़ना भी हो सकता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया पहली बात। तो पहली बात तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया। अब देखो सुनना,
बेटा नोट्स दूंगा, टेंशन मत लो, ये सारी चीज नोट्स में लिखी हुई है। बस ये ठीक है जी, ये माइंड में नोट हो जाना चाहिए। अगर माइंड में नोट हो गया तो नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं नोट्स दूंगा, उसमें नोट है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब देखो जरा, सुनो, देखना, डेबिट, ठीक है, डेबिट को शॉर्ट में बोलते हैं डीआर। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? डीआर। और क्रेडिट को शॉर्ट में बोलते हैं सीआर। ठीक है, ठीक है, डेबिट में को शॉर्ट में बोलते हैं डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट में बोलते हैं डीआर, सीआर। ठीक है, क्लियर क्लियर यहां तक? अब देखो, कई बच्चे कहते हैं कि देखो डेबिट में तो कहीं आ रहा ही नहीं, तो ये डीआर कैसे हो गया? ठीक है, डेबिट में तो कहीं आ रहा ही नहीं, तो डीआर कैसे यूज करो? क्रेडिट में तो आ रहा है। अच्छा, ऐसे बच्चे नहीं बोलते, सही बताऊं, बहुत सारे टीचर जो है दूसरे टीचर को जज करने के लिए ऐसा करते हैं, जो कि गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कई टीचर ऐसे होते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, दूसरे टीचरों को या दूसरे के स्टूडेंट को जज करते हैं, तो वो ऐसा बार बार ही बोलते हैं। ऐसा ना बच्चे को जानबूझ के बोलते हैं ताकि वो बच्चा अपने जाकर टीचर से पूछे और उसको पता नहीं पता। अब मान लो तुम्हारे को किसी ने बोला, तुम आगे मेरे से पूछ रहे हो और मैं ना बता पाऊँ, तो तुम्हारे को लगे यार सर को नॉलेज नहीं है। ठीक है, वो इसलिए बता रहा हूँ कि तो ऐसा हो सकता है क्लास में तुम जाओ तो कुछ बच्चे आपसे पूछ ले। अच्छा, उसने बच्चे ने पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे ने पूछा है, याद ना, उसके सर ने पूछा है तुमसे। ठीक है, वो सर पूछते हैं, लेकिन बस ये होता है कि बच्चे ने पूछा। तो देखो मेरी बात सुनो, डेबिट को शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। अब रियलिटी में बेटा ना, जब पहली स्टार्टिंग में जब अकाउंट्स जब डेवलप हुई थी, अकाउंट जब बनाई गई थी, तो जिस पर्सन ने अकाउंट्स बनाई थी, ठीक है, मेरी बात सुनो, जिसने पहली बारी अकाउंट्स शब्द ये जो यूज किया था डेबिट क्रेडिट, अब मेरी बात सुनो, उस पर्सन ने ये डेबिट क्रेडिट शब्द यूज ही नहीं किए थे, उसने दो लैटिन के वर्ड यूज किए थे। देखो उसने इसको सुनना मेरे, इस डेबिट की जगह ना इसने ये वर्ड यूज किया था, डेब्रे और क्रेडरे। उसने ये वर्ड यूज किए थे, डेब्रे और क्रेडरे। ठीक है, ये दो लैटिन के वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब इस शब्द का मतलब होता है डेबिट और इसका शब्द का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, रियलिटी में जिस पर्सन ने पहली बारी यूज किया था, तो उसने ये उसका जो ओरिजिनल वर्ड है ना, ये डेब्रे और क्रेडरे। ठीक है, उसने ये दोनों वर्ड यूज किए थे और इसका मतलब होता है डेबिट और इसका मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, पहले ओरिजिनल वर्ड ये थे और इस ओरिजिनल वर्ड में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस ओरिजिनल वर्ड में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हो गया? तो कहने मतलब ये सीआर और डीआर और सीआर जो है इस वाले वर्ड से बने हुए, ठीक है, ना कि इस वर्ड से। आज की डेट में हम ये दोनों वर्ड यूज नहीं करते, यूज यही करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीआर, और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीआर। कोई डाउट है तो बताओ। और ये किसने खोजा था? तो फ्रा, देखो ऐसे लिखा, फ्रा लुक्का पैसियोली। ठीक है, इसको बोलते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग, फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इस पर ये एक आदमी था जिसका नाम क्या था? इस आदमी का नाम था फ्रा लुका पैसियोली। ठीक है, इस आदमी ने ये इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था। इटली में मैं कह रहा हूँ, इटली के वेनिस शहर का रहने वाला था। ठीक है, और इस आदमी ने अपनी एक मैथ्स की बुक लिखी थी। इस आदमी ने एक बुक लिखी थी मैथ्स की, और उस मैथ्स की बुक में पहली बार ये वर्ड यूज किए थे। ठीक है, इसने ये मैं कह रहा हूँ, इस आदमी ने एक मैथ की बुक लिखी थी। ठीक है, और उसने ये वाले वर्ड यूज किए थे, इसीलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इसने अकाउंट्स में एक सिस्टम होता है डबल एंट्री सिस्टम, उसको डेवलप किया था। ठीक है, और अकाउंट्स आज की डेट में जब हम आज से आगे की सारी क्लासों में हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करेंगे।
तो इस मैं कह रहा हूँ उसके डबल एंट्री जो सिस्टम डेवलप हुआ ना वो इसने डेवलप किया था। किसने? फ्रालुका पैसियोली ने। इसी को हम फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ये कहाँ का रहने वाला था? इटली के वेनिस शहर का। ठीक है, जो अकाउंटिंग डेवलप हुई, देखो मैं अगर डेवलप कर रहा हूँ, अकाउंटिंग का जो जन्म इन जनरल माना जाता है, फादर माना जाता है, इसको माना जाता है। इसके बाद ये अकाउंटिंग को और अच्छा विकसित किया गया, डेवलप किया गया, वो इंग्लैंड में किया गया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ देखो सुनो। तो इस आदमी ने पहली वाली जब वर्ड यूज किया था, इसने ये दो वर्ड यूज किए थे, और इन दोनों वर्ड की शॉर्ट फॉर्म, इन दोनों वर्ड का मतलब डेब्रे का मतलब डेबिट और क्रेडिटर का मतलब क्रेडिट। कई किताबों में डेब्रे और क्रेडिटर का ना वर्ड यूज करके लिखा हुआ डेबिट और क्रेडिटर। तो वो जो हो सकता वो वर्ड हो या वर्ड, ज्यादातर उधर बुक्स में ये वर्ड है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट, इसका मतलब डेबिट होता है और इसका मतलब क्रेडिट होता है, जिसको शॉर्ट में डीआर और सीआर बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर क्या? अब इस आदमी ने, ये जो आदमी था, इसने, इस पर्सन ने एक सिस्टम डेवलप किया था जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो बात करते हैं। देखो डबल एंट्री सिस्टम के लिए, अच्छा इस डबल एंट्री सिस्टम का भी बेस क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन में जो पढ़ा था ना, अकाउंटिंग इक्वेशन में एक सब्जेक्ट मैंने बोला था, अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है उसका जो जन्म हुआ है वो उस डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है, कंसेप्ट होता है। सुनना मेरी बात, अब वो बात करने जा रहा हूं। हमने एक बात पढ़ी है डुअल, देखना डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, समझना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोल दो, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोल दो। सुनना, ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है? ये कहता है कि डुअल एस्पेक्ट, सुना, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। ये भी बोल सकते हैं एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। जैसे हम सिक्का उछालेंगे तो सिक्का गिरेगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो सिक्का उछालना एक ट्रांजैक्शन है, एक घटना घटी। जब मैंने सिक्का उछाला तो एक घटना घटी, उस घटना के रिजल्ट क्या हो सकते हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसे कह रहा है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके दो साइड होंगे, दो पहलू होंगे। आज तक तुम हमेशा ट्रांजैक्शन करते गए हो, लेकिन ट्रांजैक्शन के दो, मैं कह रहा हूँ एस्पेक्ट, दो पहलुओं के बारे में नहीं सोचा। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो सुनना। परचेज्ड फर्नीचर, मैं कह रहा हूँ परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000। हमने 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। कितने रुपए का? अच्छा, अगर मैंने 10,000 का फर्नीचर खरीदा तो जो तुमसे कोई पूछे तुम फर्नीचर खरीद के लाए, तुम्हारा पड़ोसी आया कह रहा है तुमने क्या खरीदा, तो तुम बोलोगे मैंने फर्नीचर खरीदा। ये तो बोलोगे, तुम बोलोगे मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 का। यही बोलते हैं हमारे बोलने की, जो मैं कह रहा हूँ, जो हम शब्द यूज करते थे, यही बोलते हैं मैंने फर्नीचर खरीदा कितने का? 10,000 का। ये तो बोलते हैं। लेकिन कायदे से बात करूँ तो मैं उसको, देखो आज आप उसको एकदम सही भाषा में, शुद्ध भाषा में समझाऊंगा। मैं कहूँगा देखो सर, मैंने क्या किया, मैंने दुकान पे कैश दिया और फर्नीचर लिया। और असली में तो यही किया। तुमने उसको बोला नहीं ना, बताना चाहिए ना तुम्हें उसको कि तुम जाके दुकान में क्या गए, दुकान में जाके क्या किया? कैश दिया और फर्नीचर लिया। तो ऐसे बोलो ना कि कैश दिया और फर्नीचर लिया। सही में तो यही किया काम किया। असली में तुमने यही किया, तुमने कैश दिया और फर्नीचर लिया। लेकिन ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसे बोलते नहीं, लेकिन हुआ तो यही। तुम दुकान पे गए, दुकान वालों को ये लो भैया कैश ले लो और ये फर्नीचर में लेके जा रहा हूँ, यही तो होता है। तो कायदे से बात करें, दो बातें हुई। तुमने परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000, तुमने फर्नीचर को खरीदने की ट्रांजेक्शन करी। तुमने फर्नीचर खरीदा, ये एक ट्रांजेक्शन है। फर्नीचर खरीदने की ट्रांजेक्शन करी, एक लेन देन किया। ठीक है, जब हमने लेन देन किया तो इस लेन देन में दो बातें हुई। मेरे पास एक फर्नीचर आया, मेरे पास एक फर्नीचर आया, कितने रुपए का? अच्छा, मेरे पास से कुछ गया भी तो सही, कितने रुपए? 10,000 रुपए गए।
तो कायदे से बोलूं तो पड़ोसी को मैंने मुझे ये बोलना चाहिए ना, मैंने 10,000 रुपए का फर्नीचर लाया और 10,000 रुपए कैश दिए, ऐसे तो बोलना चाहिए। ईमानदारी से तो सच्चाई तो यही है कि मैंने फर्नीचर लिया और कैश दिया क्या, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। सही बात तो यही ना, फर्नीचर लिया और कैश दिया। अब तो देखो कह रहा हूं मैंने क्या बोला, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। देखो दो पहलू है, हर जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन कर लो, हर ट्रांजेक्शन के दो साइड्स होंगे। कुछ आएगा जिसको हम बोलेंगे रिसीविंग ऑफ वैल्यू। कुछ वैल्यू आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, रिसीविंग वैल्यू। आपने कुछ वैल्यू रिसीव करी, कितने 10,000 की वैल्यू का फर्नीचर रिसीव किया, और देखो कुछ वैल्यू दी, गिविंग ऑफ वैल्यू। आपने कुछ वैल्यू दे दी, कुछ वैल्यू रिसीव करी और कुछ वैल्यू दे दी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं हर ट्रांजेक्शन में कुछ वैल्यू आप रिसीव कर रहे होते हो और कुछ वैल्यू आप सेक्रीफाइस कर रहे होते हो, दे रहे होते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कुछ आया और कुछ गया। अब ठीक है, मेरी बात सुनो, इसने क्या बोला, डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट क्या कहता है, देखो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। ये इतना बोल के शांत हो गया। डुअल एस्पेक्ट कहता है हर ट्रांजेक्शन की दो साइड्स होते हैं, दो पहलू होते हैं, बात खत्म। मैंने कहा ठीक है, क्या होते हैं दो साइड, कुछ आता है तो कुछ जाता है, कुछ वैल्यू हम रिसीव करते हैं तो कुछ छोड़ते हैं। इसने यहां बोल के काम खत्म कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना, डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है, हर ट्रांजेक्शन के दो साइड्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। हर ट्रांजेक्शन के दो साइड होते हैं, दो पहलू होते हैं। फर्नीचर का आना एक पहलू, कैश का जाना एक पहलू, ठीक है। अब देखना सुना, फरा लुक्का पैसिवल, इसने डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड किया। ये क्या कहता है, देखो ये कहता है, देखो जी, जब हम अपनी बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर का खरीदना एक ट्रांजैक्शन, एक काम किया गया, फर्नीचर खरीदा गया, एक ट्रांजैक्शन हुई। जब हम अपनी किताब में इसको रिकॉर्ड करेंगे ना, तो हम दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करेंगे, रिसीविंग ऑफ वैल्यू भी और गिविंग ऑफ वैल्यू भी। देखो ये इसने बोला नहीं था, इसने क्या बोला, इसने बोला डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में क्या सिखाता है, हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, दो साइड होती है, बात खत्म। इसने बोला हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होते हैं। अब देखो ये डबल एंट्री सिस्टम इसने डेवलप करी थी, फरा लुक्का पैसिवली ने, इसने डेवलप करी थी। ये क्या कहता है, ये कहता है हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होते हैं, और हर एक दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना चाहिए। देखो इसने इसी बात में ऐड कर दिया, क्या ये कह रहा है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, ठीक है। वो किसने बोला था, डुअल एस्पेक्ट ने, और कह रहा है हमें दोनों एस्पेक्ट्स को, दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो देखो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, रिसीविंग ऑफ वैल्यू एंड गिविंग ऑफ वैल्यू। डबल एंट्री सिस्टम क्या कर रहा है, हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होती है, रिसीविंग ऑफ वैल्यू एंड गिविंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। और हमें दोनों पहलू को रिकॉर्ड करना चाहिए। ये कौन बोलता है, डबल एंट्री सिस्टम। यानी जब हम अपनी किताब में रिकॉर्ड करेंगे तो जो आएगा उसको भी रिकॉर्ड करेंगे और जो जाएगा उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गया? तो हमने कर लो, देखो फर्नीचर 10,000 और कैश 10,000। भाई दो एस्पेक्ट क्या है, एक तो फर्नीचर आया और कैश गया। तो फर्नीचर का आना एक एस्पेक्ट है, 10,000 का फर्नीचर है, और कैश का जाना एक एस्पेक्ट है, दो पहलू है। दो मैंने वैल्यू रिसीव करी, क्या फर्नीचर, और मैंने वैल्यू सेक्रीफाइस की, दे दी, क्या कैश। यही है ना भाई, रिसीविंग वैल्यू एंड गिविंग ऑफ वैल्यू, ठीक है। हमें दोनों चीजों को रिकॉर्ड करना चाहिए, कर दिया। अब लेकिन इसको रिकॉर्ड करने के बाद एक आम आदमी पढ़ेगा, कोई पर्सन पढ़ेगा, मान लो तुम पढ़ रहे हो, तो मैं बोला सर इसका मतलब बताओ, तो कहाँ पता चल रहा है। अब एक आदमी कहेगा सर फर्नीचर का मतलब, फर्नीचर आया कैश गया। दूसरा आदमी कहेगा सर कैसी बात करो, कैश गया फर्नीचर आया, कैसे पता चल रहा है, बताओ जरा। फर्नीचर 10,000 रुपये, कैश 10,000 रुपये, पता कहाँ चल रहा है, क्या आया क्या गया। भाई तुम कहोगे फर्नीचर आया कैश गया, मैं कहूँगा कैश आया फर्नीचर गया, बात तो एक ही है, क्योंकि पता थोड़ा चल रहा है। और एक आदमी तीसरा है अजीत भैया जैसे, वो कहेगा फर्नीचर का मतलब फर्नीचर होता है, कैश का मतलब कैश होता है, क्योंकि वो साइंस वाला है, उसको क्या पता। आर्ट्स वाला कॉमर्स वाला तो ये बोलेगा ना फर्नीचर मतलब क्या होता है, फर्नीचर ये दिखा देगा, ये नहीं फर्नीचर, ये रहा फर्नीचर, ठीक है। और कैश गिन के दिखा देगा कैश होता है, यही तो मतलब है। सुना क्या, कॉमर्स वाले को तो बेचारे को ये पता होता है कि क्या होता है फर्नीचर और क्या होता है कैश। अच्छा, और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, आर्ट्स वाले को थोड़ा पता डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो वो कहेगा ये मैं नहीं जानता, कोई दो एस्पेक्ट होता है, वो तो कहेगा फर्नीचर का मतलब फर्नीचर होता है, कैश का मतलब कैश होता है, ठीक है। अब कॉमर्स वाला भी देखो,
यहाँ पर कॉमर्स वाला भी फंसेगा क्या, फर्नीचर आया कैश गया, दूसरा कहेगा कैश है फर्नीचर गया, तो इसका मतलब अभी भी इसमें कुछ डिफेक्ट है। देखो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, दो साइड्स होते हैं, हमें दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करना चाहिए, कर लिया रिकॉर्ड। लेकिन क्या पता है इससे ये बात तो कंफर्म ही नहीं हो रही फर्नीचर आया कैश गया या कैश आया फर्नीचर गया, ठीक है, तो अभी भी कुछ डिफेक्ट है। तो देखो हमने बोला देखो एक काम करो, डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज करो। डेबिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं डीआर, और क्रेडिट का शॉर्ट में क्या बोलते हैं। अब देखो जरा फर्नीचर आया तो इसके लिए मैंने यूज कर लिया, देखना बेटा फर्नीचर आया तो मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया डेबिट, फर्नीचर डेबिट, और कैश गया तो इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया क्रेडिट, क्या यूज किया क्रेडिट। अब देखो जरा फर्नीचर डेबिट हो गया, और फर्नीचर के डेबिट का मतलब, डेबिट किसी चीज के डेबिट का मतलब, किस एसेट के डेबिट का मतलब क्या होता है बढ़ना। अभी मैंने बताया फर्नीचर यानी एसेट, एसेट डेबिट होती है यानी क्या बढ़ गई। अब एसेट बढ़ती कैसे, ला रहे हो खरीद के। और कैश क्रेडिट हो गया, कैश हमारी क्या होती है एसेट, कैश एसेट होती है, और एसेट के क्रेडिट का मतलब क्या होता है घटना, कम होना, माइनस होना, ठीक है। मैंने क्या बोला था अभी, अगर एसेट के लिए डेबिट वर्ड यूज करेंगे तो उसका मतलब इंक्रीज होना, फर्नीचर इंक्रीज हो गया, और कैश एसेट है, एसेट के लिए क्रेडिट वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या घटना। तो इसका मतलब अब देखो फर्नीचर डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ, इसका मतलब फर्नीचर डेबिट हुआ यानी फर्नीचर इंक्रीज हो गया, यानी फर्नीचर आया, और कैश डिक्रीज हो गया यानी कैश गया। अब बात में आ रही है क्या, तो याद रखना हमने डिफरेंशिएट करने के लिए क्या आया क्या गया, दो वर्ड यूज किए डेबिट एंड क्रेडिट, समझ में आ गया। तो फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, और इसको भी ऐसे नहीं लिखा, अभी लिखने का तरीका बताऊंगा। देखो अब इसको देखो, इसको ऐसे लिखते, देखो असली में इसको ऐसे लिखते, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, और क्रेडिट लिखते ना, क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते, क्रेडिट के नाम लिखते हैं टू कैश अकाउंट 10,000, ऐसे लिखते हैं अकाउंट्स में। अभी ये तो बस मैं आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब कॉमर्स वाला बच्चा जैसे ही देखे ना फर्नीचर अकाउंट डेबिट यानी फर्नीचर डेबिट हो गया यानी फर्नीचर आ गया, और कैश क्रेडिट हो गया यानी क्या है, टू का मतलब क्रेडिट हो गया, यहाँ पर कैश क्रेडिट हो गया यानी चला गया, ठीक है। तो वो समझ में होता है। अब फर्नीचर आया कैश गया, और फर्नीचर आया कैश गया, इसका मतलब फर्नीचर खरीदा पैसा देकर, और तो वो तुरंत ही इसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर लेगा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसको अगर मैं तुम्हें ये लिख के दे दूं तो कॉमर्स वाला इसको जल्दी, मैं बोलूंगा इसको ट्रांसलेट कर दो इंग्लिश में, तो कर दोगे, कौन छोड़े। इसका मतलब फर्नीचर आया कैश गया, इसका मतलब फर्नीचर खरीदा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000। कॉमर्स वाला इसको ट्रांसलेट कर लेगा यानी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मैं होता ना अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, है लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आर्ट्स वाला इसको ट्रांसलेट कर सकता है क्या, उसको तो समझ नहीं आएगा क्या मतलब है इसका। क्लियर हो गया मेरी बात। तो ये बात ना, अब देखो क्या हुआ, जो फ्रा लुका पैसिओली ने फादर ऑफ अकाउंटिंग जिसने डबल एंट्री सिस्टम डेवलप किया था, वो क्या कहता है, देखो वो कहता है डबल एंट्री सिस्टम मींस, सुना, डबल एंट्री सिस्टम मींस एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट्स होते हैं, रिसीविंग वैल्यू एंड गिविंग वैल्यू, और हमें दोनों पहलुओं को, दोनों रिसीविंग वैल्यू को भी और गिविंग वैल्यू दोनों को रिकॉर्ड करना चाहिए, जो वैल्यू जितनी वैल्यू हमने रिसीव करी वो भी, और जो हमने वैल्यू सेक्रीफाइस करी वो भी। और क्योंकि अब डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो रहा है इसलिए हमने वर्ड यूज किया डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। और जब हम दोनों साइड्स को, रिसीविंग वैल्यू और गिविंग वैल्यू दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स के अंदर देखो मेरी बात सुनो, एक आम आदमी जब रिकॉर्ड करता है तो वो लिखता है फर्नीचर खरीदा इतने रुपए का, सीधा लिख देता है। अकाउंट्स वाला ऐसे कहता है फर्नीचर आया 10,000 रुपए का और कैश गया 10,000 रुपए का, वो दोनों फर्नीचर के आने को भी रिकॉर्ड करता है और कैश के जाने को, इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्लियर हो गया। और मैं कह रहा हूं जितने भी बिजनेस होते हैं सभी लोग डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करते हैं, ठीक है। जितने भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है बुक्स में, वो डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड की जाती है। थोड़े छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, जो आस पड़ोस में, तुम्हारे आस पड़ोस में छोटे छोटे दुकानदार वगैरह हैं, शॉपकीपर वगैरह, वो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते। उनके लिए होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, वो थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, अकाउंटेंट वगैरह चाहिए, प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ती है, तो ये थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए एक नॉलेजेबल पर्सन चाहिए। तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना है तो उसको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। अब बताओ 10,000 रुपये महीने किराया देता है, कमाता 15,000 रुपये, उसमें से 10,000 रुपये अकाउंटेंट को देगा क्या, नहीं। तो वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो ना करके वो सिंपली जो घरों में तुम हिसाब किताब रखते हो वैसे रिकॉर्ड कर लेता है, फिर उससे भी हिसाब किताब निकाला जा सकता है, लेकिन वो छोटा सिस्टम है, उसे बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। और जो
प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं सभी लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी जो चीज़ वो आ रही है वो भी रिकॉर्ड करते हैं और जो चीज़ जा रही है वो भी रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब मैंने डेबिट और क्रेडिट का मतलब भी समझा दिया। ठीक है, और डेबिट का मतलब क्या, अकाउंट्स में डेबिट का मतलब ध्यान ना, बढ़ना भी हो सकता है और घटना भी हो सकता है। अभी मैं बढ़ने और घटने के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, और क्रेडिट का मतलब भी बढ़ना घटना हो सकता है। और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसको डेवलप किसने किया था? फ्रा लुका पैसिओली ने। ठीक है, और इसको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ गया? ठीक है, और डुअल एस्पेक्ट समझा दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है क्या? अब देखो, मैं कह रहा हूँ डेबिट का मतलब भी बढ़ना होता है और क्रेडिट का मतलब भी बढ़ना होता है। अब कोई पूछे अकाउंट्स में, देखो अकाउंट्स में डेबिट का मतलब बढ़ना भी होता है और क्रेडिट का मतलब घटना भी होता है। अकाउंट्स में डेबिट का मतलब क्या होता है, सुनो, ये देखो अकाउंट्स में, अकाउंट्स बार बार कहते हैं अकाउंट। देखो अकाउंट क्या होता है, आज पता चल रहा है अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अकाउंट किसे कहते हैं? देखो ऐसा एक फॉर्मेट बनाते हैं, सुनना, ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं। देखना बेटा, यहां पर लिखा होता है डेट, ठीक है, फिर लिखा होता है पार्टिकुलर्स, फिर लिखा होता है यहां पर जेएफ, जेएफ का मतलब जर्नल फोलियो। ठीक है, फिर यहां लिखा होता है अमाउंट। ठीक है, फिर लिखा होता है डेट, फिर से देखो डेट, फिर से डेट आ गई, फिर से पर्टिकुलर, फिर से जीएफ और फिर से अमाउंट। देखो बेटा, ऐसा फॉर्मेट होता है क्या? डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट। ये जो फॉर्मेट होता है ना, इसी को हम बोलते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं? अकाउंट। ठीक है, अकाउंट। अब अकाउंट किसी चीज का भी हो सकता है, सुनना मेरी बात सुनना है। पहले तो अकाउंट किसी चीज का हो सकता है, जैसे मतलब बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट मैंने यहाँ लिख दिया। हेडिंग देखो, हेडिंग क्या क्या हो सकता है? बिल्डिंग अकाउंट। समझना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर यहाँ हेडिंग बनी है बिल्डिंग अकाउंट, तो ये बिल्डिंग का अकाउंट है। अब बिल्डिंग अकाउंट का मतलब क्या? जब हम बिल्डिंग खरीदेंगे, जब हम बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग का खरीदना रिकॉर्ड होगा यहाँ पर, और बिल्डिंग बेचेंगे तो बिल्डिंग का बेचना रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इधर यहाँ पर। ठीक है, बिल्डिंग यानी इस अकाउंट के अंदर केवल बिल्डिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, केवल बिल्डिंग का खरीदना और बेचना आएगा। देखो हेडिंग क्या है? बिल्डिंग अकाउंट। ऊपर हेडिंग लगी है, जब एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, मेरी बात सुना, एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर उस हेडिंग से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, उसे बोलते हैं अकाउंट। ये देखो, ये इसने समराइज कर दिया। इसने क्या किया? बिल्डिंग से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पर जब हम बिल्डिंग खरीदेंगे या बिल्डिंग बेचेंगे, इस खाते में रिकॉर्ड की जाएगी, या रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी को बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ हेडिंग लिख दी, सुनना, यहाँ लिख दिया मैंने कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। तो जब मेरे पास कैश आएगा, जब मेरे पास कैश आएगा तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, और जब मेरे पास से कैश जाएगा तो यहाँ रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, बात हमारी। अच्छा, इसी तरह मान लो मैंने लिख दिया रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट का मतलब जब मैं रेंट पे करूंगा तो रेंट को पे करने के लिए मैं रेंट अकाउंट खोलूंगा, और रेंट जब पे करूंगा यहाँ लिखूंगा। और सुना मेरे, अगर मुझे रेंट मिलता है तो उसके लिए भी रेंट अकाउंट खोला जाता है, रेंट रिसीव अकाउंट। तो सुना, यहाँ रेंट लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा। क्यों यहाँ पर लिखूंगा, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ देखो, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उस ट्रांजेक्शन से की हेडिंग बना के और उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ लिखे। जब मैं रेंट पे करूंगा, साल में मान लो मैं साल में 12 बार रेंट पे करता हूँ, एक साल में 12 बार रेंट पे करता हूँ, हर महीने रेंट पे करता हूँ, तो हर महीने रेंट यहाँ रिकॉर्ड होगा। तो तुम्हें नहीं लगता ये जो हेडिंग है रेंट अकाउंट, इसके अंदर मेरे को रेंट की सारी जानकारी मिल जाएगी? तो रेंट से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन यहाँ समराइज हो गई। ठीक है, मेरे को रेंट से रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लिख दिया सैलरी अकाउंट, तो बिजनेस ने जब जितनी सैलरी पे करी, जब वो सैलरी पे करेगा वहां इस खाते में रिकॉर्ड करेगा। सैलरी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है,
क्लियर क्या? अच्छा, इसी तरह मैंने यहाँ लिख दिया सेल्स अकाउंट, चलो सेल्स अकाउंट, तो इसका मतलब जब जब मैं माल को बेचूंगा, जब जब मैं माल बेचूंगा तो मैं गुड्स को बेचूंगा तो उसके लिए मैं सेल्स अकाउंट बनाऊंगा, सेल्स से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। यानी एक पर्टिकुलर हेडिंग बनाकर उस हेडिंग से रिलेटेड बातों को रिकॉर्ड कर लेना, उसी को हम बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, बात हमारी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया परचेज अकाउंट, तो जब जब मैंने गुड्स खरीदा, सुनना मेरी बात, मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का मतलब जब जब मैंने गुड्स खरीदा, गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने परचेज अकाउंट खोला है। इसमें केवल परचेज, गुड्स को खरीदने के रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएगी। अगर मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट, तो इसमें केवल बैंक से रिलेटेड, बैंक में जब जब पैसा जमा कराएंगे या बैंक से जब जब पैसा निकालेंगे वो आएगी। सुनारिए, तो मेरी कहने मतलब क्या है, ये जो भी सुना, जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मैंने अभी क्या खरीदा था, फर्नीचर। अभी मैंने एग्जांपल में क्या खरीदा था, मैं बता परचेज्ड फर्नीचर, सुना मेरे, परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000। मैंने 10,000 का फर्नीचर खरीदा था, तो मेरे पास क्या आया था, क्या आया था, फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर आएगा। तो जब जब मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो फर्नीचर के लिए मैंने कौन सा खाता खोलूंगा, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर आ रहा है ना भाई, तो फर्नीचर खरीदोगे, जब जब आप फर्नीचर खरीदोगे, फर्नीचर को रिकॉर्ड करने के लिए फर्नीचर अकाउंट खोलोगे। कि हेडिंग बनानी फर्नीचर अकाउंट, तो इस खाते के अंदर केवल फर्नीचर की बातें आएंगी, बस फर्नीचर को खरीदना आएगा या बेचना आएगी। फर्नीचर खरीदेंगे तो इस खाते में रिकॉर्ड करेंगे और बेचेंगे तो इस खाते में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो गया? और फिर कुछ गया था क्या, क्या कैश, तो कैश को जाने के लिए कैश अकाउंट बनाएंगे, यानी दो खाते बनेंगे। इस मैंने एक ट्रांजेक्शन करी, क्या, फर्नीचर खरीदा पैसा देकर, तो फर्नीचर का आना, उसके लिए फर्नीचर अकाउंट खोला जाएगा और फर्नीचर की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। और कैश का जाना, तो उसके लिए कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट बनाया जाएगा और उसको कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी। तो देखो, जब जब मैं कैश पे करूंगा, कैश अकाउंट। ठीक है, तो मेरा कहने मतलब क्या है, ये तो मैंने अकाउंट्स बना दिया कि अकाउंट ऐसा होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, देखो हेडिंग क्या है, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं उस ट्रांजेक्शन में जो चीज, जैसे फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट, दो चीजें इन्वॉल्व थी। फर्नीचर का आना, तो फर्नीचर आ रहा तो उसके लिए फर्नीचर अकाउंट खोल देंगे, और कैश जा रहा है उसके लिए कैश अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जितनी भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं उसमें जो भी चीज आती है, जैसे बिल्डिंग आई तो बिल्डिंग अकाउंट, मशीन आया तो मशीन अकाउंट, फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट, कैश गया तो कैश अकाउंट, चेक से पैसा गया तो बैंक अकाउंट, ऐसे हम डिफरेंट अकाउंट खोल देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं, ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं। और उस फॉर्मेट के अंदर उस जैसे हेडिंग है, हेडिंग क्या है, कैश अकाउंट, तो इसके अंदर केवल कैश की ट्रांजेक्शन आएगी और कुछ नहीं। कैश में कुछ भी खरीदोगे, कैश में कुछ भी, जब जब कैश आएगा और कैश जाएगा तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अगर ऊपर हेडिंग लिख दी सेल्स अकाउंट, तो केवल सेल्स जब जब माल बेचोगे तो रिकॉर्ड करोगे। ऊपर लिख दिया रेंट अकाउंट, तो जब जब हमें रेंट रिसीव होगा वो रिकॉर्ड होगा। बात हमारी, यहाँ तो कोई डाउट है क्या? तो मैं कह रहा हूँ अकाउंट किसे कहते हैं, तो सुनना, अकाउंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड, सुना, एक पर्टिकुलर हेड है, उस हेड से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, इस हेड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक ही जगह लिख देते हैं तो उसे हम अकाउंट बोलते हैं इसको। ठीक है, अकाउंट क्या होता है, समरी होता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अकाउंट क्या होता है, अकाउंट एक समरी होता है कि एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन होती है उसकी समरी होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया कैश अकाउंट, तो जब जब मेरे पास कैश है उसी की तो जानकारी दे रहा है। तो कैश अकाउंट कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की समरी है। मुझे किसकी जानकारी देगा, अगर मैं अपना कैश अकाउंट रीड करूंगा तो किसकी जानकारी देगा, केवल कैश की। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिख दी मैंने बिल्डिंग अकाउंट, तो अब जब जब बिल्डिंग खरीदी वो रिकॉर्ड होगा, जब जब बिल्डिंग बेचेंगे वो रिकॉर्ड होगा। तो बिल्डिंग से रिलेटेड क्या होगी, समरी। तो एक पर्टिकुलर हेड के अंदर उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को लिख दिया जाता है, ये एक समराइज रिकॉर्ड हो गया। यानी एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड समराइज रिकॉर्ड हो गया, उसी को हम बोलते हैं अकाउंट। क्लियर हो गया? तो देखो, जैसे मैंने लिख दिया मैंने सैलरी अकाउंट, तो जब जब आप सैलरी पे करोगे, हर महीने सैलरी पे करते हैं, तो सैलरी की ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड की जाएगी, सैलरी अकाउंट। क्लियर हो गया? मेरी बात सुना। अब देखो इस चैप्टर में जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, सुना, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री में ये खाते नहीं बनाते, ये बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाते, इसका नाम रख देते हैं। जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी तो कौन सा अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, और कैश गया तो कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। मैंने सैलरी पे करी तो सैलरी अकाउंट, सैलरी के तौर पे क्या देते हैं, तो कैश अकाउंट। ठीक है, जितनी भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जो जो चीजें आएंगे उसके नाम से हम खाता खोल देते हैं ना, अकाउंट नहीं बनाते। अकाउंट तो हम लेजर का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बनाएंगे, बस उसका नाम तो रख दिया जाएगा। जैसे बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग कौन से खाते में रिकॉर्ड की जाएगी, बिल्डिंग, तो हमने लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट। मशीन खरीदेंगे तो मशीन अकाउंट, रेंट पे करेंगे तो रेंट अकाउंट, सैलरी पे करेंगे तो सैलरी अकाउंट। ठीक है, गुड्स को खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट।
ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नामकरण कर दिया जाता है, यानी इस चैप्टर में हम खातों का नामकरण करेंगे और जब हम लेजर बनाएंगे तो ये खाते बना के दिखाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जनरल एंट्री के चैप्टर में खाली खातों का नाम रखा जाएगा। सुनना, जैसे कि मैंने अभी बोला था, देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ऐसे लिखो, ऐसे लिखा जाता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यानी फर्नीचर की हमने जो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा खाता खोला जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, उसका नाम रख दिया फर्नीचर अकाउंट, और क्या गया कैश के जाने के लिए कौन सा खाता यूज करेगा, कैश अकाउंट। तो हम बोलते हैं, ऐसे बोलने का तरीका देखो, सुना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यानी फर्नीचर आ गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, और कैश अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट, तो क्रेडिट नाम यूज करके टू लिख देते, टू का मतलब क्रेडिट हो गया, टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो लिखा, देखो यहाँ पर मैंने दो नाम, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट, मैंने नाम रख दिया। और जब हम लेजर बनाएंगे ना तो उसमें ये फर्नीचर अकाउंट ऐसे बना के दिखाएंगे और कैश ऐसे बना के दिखाएंगे। जनरल एंट्री के चैप्टर में बस उनका नाम रखा जाता है, जैसे मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो बिल्डिंग अकाउंट, मशीन खरीदूंगा तो मशीन अकाउंट, फर्नीचर खरीदूंगा तो फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, कार खरीदूंगा तो कार अकाउंट, रेंट पे करूंगा तो रेंट अकाउंट, सैलरी पे करूंगा तो सैलरी अकाउंट, जो भी हम एसेट खरीदते हैं उसके नाम से खाता खोल देते हैं, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। कोई खर्चा पे करेंगे तो एक्सपेंस के नाम का खाता खोल देंगे, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ठीक है। क्लियर हो गया था? जैसे किसी को उधार माल बेचा तो डेटर अकाउंट, किसी से उधार माल खरीदा तो क्रेडिटर अकाउंट, ऐसे नाम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, और जितने भी अकाउंट बनते हैं, सुनना, जितने भी जर्नल बनाने के बाद हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और अकाउंट के अंदर जितनी भी जो भी हेड है उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक ही जगह समराइज कर देते हैं, उसी को बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। क्लियर हो गया? अकाउंट्स क्या, एक समराइज रिकॉर्ड है, एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड, उस हेड से जितनी, मैं कह रहा हूं उस हेड से रिलेटेड जितनी भी रेलिवेंट ट्रांजेक्शन, रेलिवेंट क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट से रेलिवेंट क्या होगी, बिल्डिंग की ट्रांजेक्शन, मशीन अकाउंट से रेलिवेंट क्या होगी, मशीन की ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट की रेलिवेंट क्या होगी, कैश की ट्रांजेक्शन। तो मैं कह रहा हूं एक पर्टिकुलर हेड से रेलिवेंट, एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती है उसको एक ही जगह लिख देने को हम क्या बोलते थे, अकाउंट्स। ऐसे डेट वाइज, डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर का कॉलम होता है, जीएफ का कॉलम होता है, अमाउंट का कॉलम होता है, फिर डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर का, फिर जीएफ का, फिर अमाउंट का। अब देखो सुनो, पहले जर्नल बनाई जाती है, इसे बोलते हैं जर्नल, ये है जर्नल, पहले जर्नल बनाई जाती है और जर्नल के बाद हर एक अकाउंट जिसका नामकरण किया था उसका खाता खोला जाता है, ठीक है। और जिस पेज पे जर्नल, मान लीजिए पेज नंबर 10 है, तो ये जो 10 है ना उसी को बोलते हैं जर्नल फोलियो। जिस पेज पे तुमने जर्नल बनाई है, जिस पेज पे वो लिखा हुआ है उसका पेज नंबर ये होता है जीएफ। समझ में आ गया? तो डेट तो पता चल गया, डेट तो पता गया, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे और यहाँ पर जीएफ, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट, ऐसे लिखते हैं। अब देखो खाते की जो ये वाली साइड होती है, देख रहा हूं इधर वाली साइड देखना होगा, खाते की इस वाली साइड को बोलते हैं डेबिट, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। कौन सी साइड? इस अकाउंट की जो ये लेफ्ट साइड है, देखना लेफ्ट साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं डेबिट। और इधर देखो, फिर से देखो डेबिट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट आके फिर से आगे हुई। इसकी जो राइट साइड होती है इसको बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। ये वाली साइड को लेफ्ट साइड बोला जाता है और ये वाली साइड को राइट साइड, ठीक है। इधर वाली साइड लेफ्ट हो गई और इधर वाली साइड राइट हो गई। अब सुनो, अकाउंट्स में डेबिट का मतलब क्या होता है? सुनो, अकाउंट्स में डेबिट का मतलब ये होता है, अकाउंट्स में डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट। जो खाते की लेफ्ट साइड होती है उसको डेबिट बोलते हैं, और जो खाते की राइट साइड होती है उसको क्रेडिट बोलते हैं। अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट का मतलब ये होता है, कोई पूछता है अकाउंट्स में डेबिट का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे खाते की लेफ्ट साइड, उसको डेबिट बोलते हैं। और अकाउंट्स की में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अकाउंट की राइट साइड को, ठीक है। ये डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट और क्रेडिट मीन्स राइट साइड ऑफ अकाउंट। कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक समझ आ गया? तो अब डेबिट और क्रेडिट का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखो जरा, बिल्डिंग, ऊपर लिखा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग डेबिट हो गई, इधर लिखोगे, अगर तुमने इधर लिखा तो उसका मतलब डेबिट हो गई। डेबिट हो गई मतलब क्या? बढ़ गई। और अगर बिल्डिंग तुमने यहाँ लिखा, इस साइड में लिखा, बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब क्या? घट गई। समझ आ गया? तो लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट और राइट साइड। समझ आ गया मेरी बात? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है। अब देखो, ये जो अकाउंट्स खोले थे, या अकाउंट्स जो खोले जाते हैं, ये अकाउंट्स जो है, इस अकाउंट को पढ़ने का दो अप्रोचेस होते हैं, दो तरीके होते हैं। मेरी बात सुना, ये जो अकाउंट्स मैंने बोला बहुत सारे अकाउंट खोले जाते हैं,
बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जो भी कार खरीदोगे कार अकाउंट, कंप्यूटर खरीदोगे कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जितनी भी अकाउंट्स हम ओपन करते हैं, ठीक है, उन सारे अकाउंट्स को पढ़ने का दो अप्रोच होती है, दो तरीके होते हैं। एक होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल का अप्रोच का मतलब होता है जो पुराने जमाने में यूज होती थी, पुरानी अप्रोच ट्रेडिशनल, उसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच को हम बोलते हैं इंग्लैंड अप्रोच, ठीक है। और अब जो सुना, और एक अप्रोच होती है जिसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। अब मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, या फिर जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी ना, अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिस पे हम बोलते हैं 5 तरह के खाते होते हैं, या फिर इसी को मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ये जितने भी अकाउंट हम बनाएंगे ऐसे नामकरण करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कमीशन अकाउंट, जितने भी हम अकाउंट्स बोलेंगे इन सारे खातों को हमने मॉडर्न अप्रोच की तरफ देखो, मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे तो हम कहेंगे 5 तरह के खाते होते हैं। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। मॉडर्न अप्रोच को हम अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं, या फिर बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर पढ़ा उसके हिसाब से 5 तरह के। देखो सुनो, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, सुना, कुछ खाते एसेट्स के होते हैं, कुछ को हमने बोलते हैं एसेट्स के खाते, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये एसेट के खाते होते हैं। कुछ को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, जैसे कैपिटल का मालिक ने जो पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट खोल देते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और एक ड्राइंग अकाउंट, वो मालिक के खाते के लिए। और कुछ खाते लायबिलिटी के होते हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या? लोन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, लोन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, लायबिलिटी के खाते। और कुछ कहते हैं खर्चों के खाते होते हैं, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ठीक है, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट, ठीक है। और कहता है कुछ खाते रेवेन्यू के, इनकम के होते हैं, जैसे कि सेल्स अकाउंट, रेंट रिसीव अकाउंट, कमीशन रिसीव अकाउंट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, सॉरी मॉडर्न अप्रोच, जो मॉडर्न अप्रोच होती है वो कहते हैं 5 तरह के खाते होते हैं। यानी जितने भी खाते होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उसने उसको 5 भागों में बांट दिया। 5 कौन सा? कुछ तो असेट्स के खाते होते हैं, असेट्स के खाते, कैपिटल के खाते, लायबिलिटी के खाते, एक्सपेंस के खाते, और रेवेन्यू या इनकम के खाते, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच इसी देखो इन्हीं अकाउंट्स को जो मैंने बोला जितने भी खाते होते हैं इन्हीं खातों को मॉडर्न अप्रोच कहती है 5 तरह के होते हैं। मॉडर्न अप्रोच जिसको हम बोलते हैं इंग्लैंड अप्रोच, ठीक है, वो कहते हैं कि 5 तरह के खाते होते हैं। और ट्रेडिशनल वाले पुराने जो मेथड यूज करते हैं वो कहते हैं नहीं जी 5 नहीं होते, इन्हीं खातों को उसने कहा 3 तरह के होते हैं। 3 तरह का कौन सा होता है? वो कहता है देखो जिनको जो कुछ तो रियल अकाउंट होते हैं, रियल में का मतलब होता है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ जितने भी इन जनरल क्या होता है, बहुत सारे एसेट्स के खाते, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कैश अकाउंट, कैश को देख सकते हैं, छू सकते हैं। कह रहा है जो खाते इन जनरल रियल होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो इन जनरल क्या होता है, एसेट से रिलेटेड खाते होते हैं। उसने बोला कुछ खाते रियल होते हैं, ठीक है। और फिर कहता है कुछ खाते पर्सनल होते हैं। पर्सनल का मतलब तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोग। राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, किसी से माल खरीदा राम अकाउंट, किसी को माल बेचा मोहन अकाउंट, ठीक है। राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, यानी किसी पर्सन के खाते, जो लोगों के खाते होते हैं उनको बोलता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। कुछ मैं कह रहा हूँ एसेट्स वगैरह के खाते को उसने रियल बोल दिया। राम मोहन सोहन अकाउंट किसी नेचुरल तुम्हारे जैसे मेरे जैसे पर्सन के खाते थे, उसको क्या बोल दिया? पर्सनल बोल दिया। और जितनी भी कंपनियां होती है, जितने भी बिजनेस होते हैं, उनके नाम को भी पर्सनल बोलते हैं, तो उसको भी पर्सनल अकाउंट बोल दिया। और तीसरा जो बच गया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? जितने भी बिजनेस के खर्चे होंगे, उन खर्चों के नाम से खाता खोल दिया जाएगा। जैसे रेंट पे कर दिया तो रेंट अकाउंट, सैलरी पे कर दी तो सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, ठीक है। कमीशन खिला दिया तो कमीशन अकाउंट, ठीक है। स्टेशनरी खरीद ली तो स्टेशनरी अकाउंट। जो भी हम बिजनेस के खर्चे करते हैं उन खर्चों के नाम से अकाउंट खोल देते हैं, इनको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और जितने भी इनकम होती है, इनकम जैसे मतलब मुझे रेंट रिसीव हो गया तो मेरी कमाई हो गई, तो रेंट रिसीव अकाउंट। कमीशन मिल गया तो कमीशन अकाउंट, ठीक है। और मान लो सेल्स कर दिया तो सेल्स अकाउंट। जितने भी मैं कह रहा हूँ इनकम के खाते होते हैं, रेवेन्यू के खाते हैं, उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो कहते हैं 3 तरह के खाते होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। और जो मॉडर्न अप्रोच होती है, मॉडर्न अप्रोच कहते हैं नहीं ये 3 नहीं होते, 5 तरह के होते हैं। 5 कौन से? एसेट्स के खाते, लायबिलिटी के खाते, कैपिटल के खाते, एक्सपेंस के खाते और रेवेन्यू के खाते, ठीक है। 5 तरह के खाते होते हैं। और दोनों, चाहे तुम मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री पढ़ो, चाहे तुम ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ो, आंसर सेम रहेगा। आंसर यही आएगा, जो रिजल्ट आएगा ना जर्नल एंट्री का, जो बनेगी वो सेम रहेगी। फर्क इतना, सोचने का नजरिया अलग हो जाएगा। कोई आदमी इसी को कहेगा बिल्ड फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट,
ट्रेडिशनल अप्रोच वाला, जो ट्रेडिशनल अप्रोच रखेगा वो कहेगा फर्नीचर एसेट का खाता, रियल है, छू सकते हो देख सकते हो, रियल है, कैश रियल है। अब देखो जो मॉडर्न वाला कहेगा वो कहेगा देखो फर्नीचर एसेट का खाता है और कैश भी एसेट का खाता है, तो वो कहेगा उस, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मॉडर्न अप्रोच कहते हैं कुछ खाते एसेट के होते हैं, तो फर्नीचर भी एसेट है तो फर्नीचर अकाउंट एक एसेट का खाता है, कैश भी एसेट है तो कैश भी एक एसेट का खाता है। वो कहता है एक एसेट आई एक एसेट गई, ठीक है। और वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं वो कहेगा रियल, फर्नीचर रियल है और कैश भी रियल है। रियल एक खाता है जो कुछ जो रियल होता है, जो रियल चीजें होती है कोई, वो जो आती है उसको डेबिट में लिखते हैं और जो जाती है उसे क्रेडिट में लिखते हैं। तो सोचने का तरीका मैं कह रहा हूँ, सोचने पीछे जो सोच है ना वो अलग होगी, ठीक है। वो 3 तरह के खाते से बातें करेगा और ये 5 तरह से, लेकिन आंसर जो आएगा वो सेम होगा। तो मार्केट में जब तुम देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ स्कूल वगैरह में और जो ट्यूशन वाले पढ़ाते हैं, तो कुछ टीचर जो होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब वो रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इसको अमेरिकन अप्रोच, सॉरी इंग्लैंड अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लैंड। और कुछ टीचर जो होते हैं वो हमारी मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं 5 तरह के खाते होते हैं, तो और कुछ टीचर कहते हैं दोनों पढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों पढ़ेंगे, हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ेंगे और मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ेंगे। तो जो मॉडर्न अप्रोच होती है ना उससे जनरल एंट्री जल्दी समझ में आ जाती है। तो पहले तो हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 तरह के खाते होते हैं, पहले हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे, फिर जो मॉडर्न अप्रोच से हमारी जनरल एंट्री आ जाएगी अच्छी तरह से, फिर हम ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच हम जल्दी से खत्म कर लेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें नॉलेज दोनों हो, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ।